पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि चेयरमैन नैब ने रूजवेल्ट होटल में जो नुकसानात हो रहे हैं उसका नोटिस लिया है और ये जानने के डीजी नैब पिंडी को कहा ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये डेलिबरेटली ऑर्केस्ट्रेट तो नहीं किया गया, क्योंकि जब जॉइंट वेंचर बनाने के इसको प्रोग्राम बनाया गया तो एक इससे पहले जब भी कोशिश की गई रूजवेल्ट को बेचने की और तनकीद आई, सवालात उठे, चाहे मुशर्रफ का दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो कि ना भी, या आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हो कि ना ये तो एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, ये तो प्रॉफिट दे रहा है, आप इसे क्यों बेच रहे हैं। तो गिरा कट जाने के बाद जब कफन चोर आए तो उन्होंने कहा अच्छा ये काम होता रहे, ये एतराज है, चलो इसको लॉस मेकिंग एंटिटी बनाते हैं। अब वो कौन सा एमडी बैठा है पीआईए में, कितने अरसे से बैठा है, जिसने इस प्लान को शायद खाकान अब्बासी साहब को भी बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वही गैंग इन्वॉल्व हुआ, चेयरमैन पीआईए से समरी मूव करवा दी लीगली, जिन्होंने प्रोसीजर्स बाईपास किए। चेयरमैन पीआईए अपनी जगह अभी भी विराजमान है, इलीगल इसमें पता नहीं खाते में उनके दोस्त यार थे, इन्फ्लुएंस थी या कोई कट कमीशन आगे फ्यूचर में जाके 1% 2% पे डील करनी होगी, और क्या मामला थे कि इलीगल आपने वायलेट किए प्रोसीजर्स। ये वो चीजें हैं कि जो अब नैब तहकीकात इस हवाले से करेगी। इस पर थोड़ी तफसील से आपको बताएंगे कि ये हुकूमत भी हस्बे मंशा इस पे कार्रवाई क्यों डालना चाह रही थी। क्या इसकी ये वजह है कि हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, सभी उसके जुल्फ के असीर हुए। तो यहाँ भी जुल्फों के असीर होके कार्रवाई चलती रही जैसे कि पहले हस्बे मंशा चलती रही। साथ साथ नाज़रीन, जो कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन इस हवाले से हैं। फिर बिलाखिर फैसला हुआ कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पे एक प्रेजेंटेशन भी देगी। तो क्या इंपॉर्टेंट अहम और ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स है कि वफाकी हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है वो क्यों अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं कर सक रही, और क्या भारत में से भी कोई लिंकेज है, के इलेक्ट्रिक का कोई रास्ते वहां भी निकल सकते हैं, और अगर के इलेक्ट्रिक के अंदर देखा जाए तो क्या भारत से कोई शख्स आके, कोई शख्सियात आके, और स्पेशली एक खातून जिनका के आगे पीछे कोई नहीं है, इंडिया से आए, आईडी कार्ड भी उनका बना और अब वो के इलेक्ट्रिक में इंपॉर्टेंट जगह पे है, वो क्या राब्ते हैं तो माफ कीजिएगा, क्या चीफ जस्टिस साहब उस तरफ इशारा कर रहे थे और वो इतलात ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी पहुंच गई है। दूसरा, पेमरा के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक इंतहाई अहम आज ऑर्डर जारी किया है। अबू ज़र सलमान न्याजी एडवोकेट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की थी और एक जो रवायत बन गई, पेमरा में काफ़ी अच्छे अफसरान हैं जो बैठे हैं। चेयरमैन साहब खुद काफ़ी अच्छे ऑफिसर रहे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, आज़ादी सहाफ़त का भी उन्हें पता है, आर्टिकल 19 का भी पता है। फिर पता नहीं ऐसे इकदाम क्यों लेते हैं कि अदालत में जाके उन्हें डांट भी पड़ती है और बार बार आर्टिकल 19 का जिक्र आता है। मेरे पेमरा के अफसरान को एक दफ़ा पूरा एक क्रैश कोर्स करवाना चाहिए आज़ादी सहाफ़त पर। उनके बहुत से करने के काम है पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत कि मीडिया को ग्रो किस तरह से करना है, एनेबलिंग इन्वायरमेंट किस तरह से करनी है मीडिया के लिए क्रिएट। सिर्फ एक ये कि हुकूमतों का टूल बन के मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग, ये तो कोई बात नहीं बनती। और हमारी अदलिया के इस हवाले से एक इंतहाई एहसन किरदार है, काबिल तहसीन किरदार है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस को हमेशा उन्होंने अपहोल्ड किया है, क्योंकि एक आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया ही एक आज़ाद माशरे की निशानी होती है। इस पर ही बात करेंगे। और साथ साथ मुत्तहदा अपोजिशन जो कि इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक जलसे जुलूस करना चाह रही है। एनसीओसी के इस हवाले से कुछ डायरेक्शंस भी आई हैं कि ना पब्लिक गैदरिंग में फासला किस तरह से होगा, क्या होगा, वज़ीर आज़म को क्या प्रेजेंटेशन दी गई। और आज वफाकी काबीना में डिस्कशंस हुई कि जो महंगाई का इशू है, महंगाई का जिन है, इस पर काबू कैसे पाना है। इन मामलात पे पहले सेगमेंट में बात करने के साथ वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब स्टूडियो में शिरकत करने का। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पसे पर्दा क्या कुछ मामलात होते हैं और बिलाखिर जब बिल्ली थैले से बाहर आती है तो आप खुद हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि नज़र आते हैं कुछ हैं कबाब के कुछ। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आसमा शराजी को और उसमें कुछ कन्फेशंस उन्होंने किए। और पहला कन्फेशन उन्होंने ये किया कि उनके चचा हजूर जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको बाकायदा एक मुफाहमत का टास्क दिया गया था और जब वो मुफाहमत के टास्क में फेल हो गए
जो अपना हदफ हासिल करने में नाकाम हो गए, तो फिर जो उनके साथ हो रहा है सही हो रहा है। बड़ा स्पेसिफिक सवाल था आसमा शराजी का इस हवाले से, जरा सुनिए और जवाब सुनिएगा। क्या वजह हुई कि वो मुफाहमत चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो अंदर चले गए और आप मज़ाहमत चाहती हैं और आप बाहर हैं? ये तो जवाब अब लेना पड़ेगा ना। तो मियां साहब ने उनको पूरा मौका दिया कि हो सकता है कि ये भी डेमोक्रेसी है ना कि अगर कोई समझता है कि वो शायद और कोई तरीका बेहतर हो सकता है तो उसको भी आजमा लिया जाए। लेकिन फिर आखिर में तो जो एक पूरा स्टांस था उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने दिल से उसके ऊपर लब्बैक कहा। और आज इसीलिए क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके वो चीज़ें जो उनसे तवक्कुआत लोग कर रहे थे कि शायद इख्तलाफात खेल कर हम शहबाज शरीफ को भाई से तोड़ लेंगे, तो उसकी वजह जो आज वो जेल गए। भाई से तोड़ लेने वाली बात तो लगता है कि शायद ज़ेब दास्तान के लिए थी। अब जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जल्दी से सवाल सुनिएगा, और क्रक्स ऑफ द मैटर के शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके, आइए देखते हैं। वो मुफाहमत चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो अंदर चले गए इसीलिए क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके वो चीजें जो उनसे तवक्कुआत लोग कर रहे थे। जी नाज़रीन, क्योंकि वो अंदर चले गए, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवरी क्या चाह रही थी नून लीग, क्या टास्क दिया गया था, मुफाहमत किसके साथ हो रही थी? हुकूमत के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, और फिर एक आशीर्वाद, पता नहीं ये क्या लफ्ज होता है कि नून लीग को किसकी आशीर्वाद है, ये सवाल था। और इसका जवाब क्या आया, और सड़कों पे आया कि यानी कि आशीर्वाद अगर मिल जाती तो सड़कों पे ना होते, क्या सवाल था और जवाब आइए देखते हैं। क्या उनको या पीएमएलएन को कहीं से आशीर्वाद है? अगर पीएमएलएन को कहीं से आशीर्वाद होती तो पीएमएलएन इस तरह जिद्दोजहद में उतर जाती। अगर पीएमएलएन को कहीं से आशीर्वाद होती तो इस तरह जिद्दोजहद में उतर जाती। शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत की कोशिश की, मुफाहमत नहीं हुई, इसीलिए वो अंदर है। तो क्या आपसे मुफाहमत की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, क्या मैसेजेस दिया आप लोगों को, वफाकी हुकूमत को, जो आप लोगों ने नहीं माने? बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुफाहमत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब? अर्शद साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी वजह से आप लोगों को पिछले इनके नून लीग के दौर में इश्तिहारात नहीं मिले, इसी वजह से कि आप लोग बहुत ही भरपूर सच दिखाते हैं, जो बड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने का, और आप फिर सच दिखा रहे हैं। अभी तो आपके पास उनके कुछ गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों तो वो पहले इक़्तिदार में जब थे तो वो तो आपको पता है फिर डिक्टेटर होते हैं, तो आते भी नहीं थे, और बड़ा खुला तड़ियाँ और धमकियाँ भी देते थे आपको, और आपको तो नाम से भी देते थे। तो ये जो झूठ का पलंदा है मुजरिम बेटी का, वो आपने फिर कौम को दिखा दिया है। दो तीन चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने इंट्रोडक्शन में जो बताया और उन्होंने अपनी ज़बान से बोला है, मैंने और आपने नहीं बोला कि स्पेकुलेट किया हम अपोजिशन है या गवर्नमेंट है, मुखालिफ उनके। उन्होंने कहा उन्होंने जो कोशिश की नहीं हुआ, जेल चले गए, फेल हो गए। तो कोशिश ये थी कि कहीं ना कहीं सेटिंग करो हमेशा की तरह, ठीक है। सेटिंग हमारे साथ तो आपने क्लियर बताया, बात करना तो बहुत दूर का। इमरान खान की शक्ल और उनका हाथ मिलाने की तरफ देखना पसंद नहीं करते, और यही हमारी पार्टी का भी स्टांस है, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो फिर कहती हैं कि अगर हमारी मुफाहमत हो चुकी होती तो हम सड़कों पे नहीं आते। इसका मतलब जो हम नैरेटिव लेके चल रहे थे कई सालों से कि ये 1.5 साल से, 1.25 साल से मुजरिम बेटी और मुजरिम बाप नवाज शरीफ जो है चुप जो बैठे हुए थे, ट्विटर भी खामोश था, खुद भी खामोश था। वो क्यों खामोश था? कौम को नजर नहीं आ रहा, कौम को समझ में आ गया। अच्छा, उसका दिल कब बड़ा हुआ? जब वो मुल्क से भाग गया, मफरूर हो गया। और इनका कब ट्विटर खुला? जब इनको जाने नहीं दिया। उसमें भी अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा भी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट वाला काम है। काबीना में आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मरियम बीबी भी अब जाने की कोशिश करेंगे और हम नहीं जाने देंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी आपकी काबीना इस पॉइंट पे आपके साथ खड़ी होगी। हालांकि नवाज शरीफ साहब पे भी आपकी और दो और वज़रा की बड़ी क्लियर लाइन थी इस हवाले से। ठीक है ना अर्शद साहब, तो उस हिसाब से ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ गया। वो कहती हैं चचा डिलीवर नहीं कर सका, उसकी तो गाड़ दिया ना, उसकी सियासत को तो दफन कर दिया ना शहबाज शरीफ की। ये कह के दोबारा सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहूंगा मैं जी, दोबारा सुनाएं कि सवाल बड़ा वाज़ेह, और क्योंकि एडिट कर दिया इसको, क्योंकि क्रक्स ऑफ द मैटर है, पहले हम आपको फुल सुना चुके हैं। सवाल बड़ा वाज़ेह है और जवाब भी बड़ा वाज़ेह है, आइए देखते हैं। वो मुफाहमत चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो अंदर चले गए इसीलिए क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके वो चीजें जो उनसे तवक्कुआत लोग कर रहे थे। मायूस कौन परफॉर्मेंस ही, डिलीवर नहीं कर सके। सर वो उन जो मरियम नवाज कहना चाह रही, मुजरिम, वो ये कहना चाह रही है कि मुझे बाहर नहीं भिजवा सके। सेटिंग का हिस्सा जो फैमिली के अंदर बना था सब बाहर निकल गए थे, सारे निकल गए थे। ये होनी थी, ये डिलीवरी होनी थी। वो डिलीवरी नहीं हुई तो नवाज शरीफ ने कहा चलो इसको साइड पे करो। और वो जो दलेर इनकलाबी मुजरिम नवाज शरीफ है, वो उसकी
इनकलाब पंथ शुरू हुआ लंदन में बैठ के, जब मुल्क से निकल गया। भाई यहाँ करता तो बताते कि भाई लीडर है, हम भी सलाम करते जाके। अच्छा, ये जो है ये खुद बयान कर रही है कि अगर मुफाहमत हो जाती तो हम ये जद्दोजहद करने निकलते। इसका मतलब ये कि जो डे वन से हम कह रहे थे, ये सारा कुंभा जो अपोजिशन का, ये अपनी चोरी बचाने निकला है। इनका क्या नैरेटिव है? अवाम को क्या कह रहे हैं? मेरा अब्बू बाहर भाग गया है, मेरे दोनों भाई भाग गए, मुझे भी भागने दो, ठीक है। मेरा चचा नैबों में पापड़ वालों की टीटियों में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाल दो, उसको कोई जगह जुगह दे दो, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मराद वराद भी उसको दे दो। मौलाना साहब क्या है, उसको 3 अरब पूछ रहे हैं। 3 अरब की बात हो रही है, कई 100 अरब की बात हो रही है, लेकिन 3 अरब की बात कर ले। उन्होंने लोगों को पढ़ाने के लिए मदरसे खोले, उन मदरसों के बच्चों को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कौम को नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी जो कोविड के अंदर सबसे पहले खड़ी होती थी, लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो, इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने बर्बाद किया कौम को, वो आज लॉकडाउन की परवाह नहीं कर रही। वो अजरक वाले मास वास सब गायब हो गए। सब सियासी लवारिस जो हैं वो सब एक जगह पे खड़े होने को तैयार हैं, और अब किसी को कोई चीज नहीं चाहिए। ना इधर पाकिस्तान में नौकरियों का मसला है, ना रोटी का मसला है, ना आटे का मसला है, ना मकान वो का भी मसला आते हैं, वो भी आते हैं मसाइल हल करने। नहीं, इनका वो मसला नहीं है। इनका मसला ये कि वो तो हमें चीजें आई नहीं रही है। तो बात कुछ एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया बनाया था और स्टेक होल्डर्स, इस हवाले से जब सवाल हुआ कि बातचीत किसके हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, तो मरियम बीबी ने इस हवाले से जवाब क्या दिया कि स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। वो पाकिस्तान के सिस्टम में है, लेकिन बातचीत में वो स्टेक होल्डर्स उनको होना नहीं चाहिए। जब ऐसी बातचीत आप करते हैं तो उसका इंजाम अच्छा नहीं होता। जी नाज़रीन, वो स्टेक होल्डर सिस्टम में तो हैं, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं, और जब उनसे बातचीत होती है तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अब ये कौन सा अंजाम है जो कि अच्छा अंजाम नहीं हुआ? क्या वो ये वही अंजाम है जो कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने मुझ नाचीज़ी के सवाल के जवाब में बताया था, और बीच चौराहे में हंडिया फूट गई थी कि ज़ुबैर साहब क्या खुफिया मुलाकातें करते थे, मांग क्या रहे थे? आइए देखते हैं। जन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आजकल काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकातों की, साथ कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई मुलाकात ही नहीं हुई किसी की, और ख़ासतौर पर नून लीग की तो किसी की भी मुलाकात नहीं हुई किसी लीडर की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। आप इस हवाले से हमें कुछ कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि मुलाकातें हुई या नहीं हुई? जी, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में, और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई, और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे, और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी नाज़रीन, ये वो बात थी जिससे बीच चौराहे में आके हंडिया फूट गई, और आज तकरीबन 1.25 महीने बाद जो एक जवाब आया कि स्टेक होल्डर से, बल्कि खुद ही दोबारा सुनिएगा, स्टेक होल्डर से बातचीत का नुकसान होता है। आइए देखते हैं। वो पाकिस्तान के सिस्टम में है, लेकिन बातचीत में वो स्टेक होल्डर्स उनको होना नहीं चाहिए। जब ऐसी बातचीत आप करते हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अंजाम अच्छा नहीं होता। मिनिस्टर साहब देखिए अर्शद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मुजरिम भगौड़ा जो है, मफरूर कन्विक्टेड नवाज शरीफ, ये कौन सा पाकिस्तान चाहता है? ये पाकिस्तान चाहता है जिसमें कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बना दिया जाए, नैब का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बना दिया जाए, DGI SPR का काम मरियम नवाज करे, और चीफ जस्टिस या जुडिशरी का काम इसाक डार करे। ये आके हुकूमत करेंगे। ये पाकिस्तान चाहते हैं। हम एक आज़ाद, तरक्की याफ्ता, कामयाब पाकिस्तान चाहते हैं। हम मुल्क का, कौम के लिए काम करना चाहते हैं, ये अपने लिए काम करना चाहते हैं। ये फर्क अब सामने हो गया। और इस इंटरव्यू के बाद ये देखिए, आप जब मेडअप इंटरव्यूज करते हैं ना, प्लानिंग करके रिहर्सल्स करके, बनावट तो है, झूठ तो है, मकारी तो ये वही लोग हैं ना जो कहते थे हमारी यहाँ तो क्या बैरून मुल्क तो क्या यहाँ भी जदादें नहीं है, वो निकल आई, कैलोरी फॉन्ड निकल आया। उसके बाद कहा हम रात को खाना खाने नहीं गए, फिर कहा मुझे नहीं पता, मैंने टीवी से देखा, फिर कहा जी मेरी और मेरे बाप नवाज शरीफ की बात करने गए थे। ये वही लोग हैं ना झूठे, ये झूठे मकार बेईमान कह के हम थक गए। और कौम को अब हमें कहने की जरूरत नहीं, इनके 1-2 और ऐसे फरमाइशी इंटरव्यूज आ गए तो आप कौम के आगे सब कुछ खुल जाएगा। और ये कोई दूर की चीजें नहीं है। जो आदमी सही बात करेगा,
उसको आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको सिर्फ अपने शोज बंद कर देने चाहिए, मरियम नवाज के शो को रिपीट पे ऑन करके छोड़ देना चाहिए। आपकी भी ये ख्वाहिश आ गई है मिनिस्टर साहब? कौम जो है ना वो वोट को इज्जत के दोबारा से ये ख्वाहिश मेरा प्रोग्राम बंद करने की आ गई है। नहीं, उस हिसाब से बंद मैं समझ रहा हूँ क्योंकि रूजवेल्ट का इशू जब उठा और नाज़रीन चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस ले लिया और चेयरमैन नैब ने नोटिस जो लिया इस हवाले से आज नैब का बाकायदा एलामिया भी जारी हुआ कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 100 सालों से इंतहाई मरकजी जगह पर कायम पाकिस्तान के मशहूर ज़माना रूजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर 2020 से बंद करने का नोटिस लेते हुए डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। और इस हवाले से कल मिनिस्टर एविएशन गुलाम सरवर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा 31 अक्टूबर नहीं 31 दिसंबर तक हम इसको बंद करेंगे और ये होटल बंद रहेगा। और तहकीकात अब किस चीज़ पे होंगी? चेयरमैन नैब ने जो अहकामात दिए तहकीकात इसमें इस बात का जायजा लिया जाएगा कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इंतहाई मरकजी जगह पर कायम पाकिस्तान के कौमी असास से रूजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। खसूसन उन वजूहात का जायजा लिया जाएगा जिनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को मुबैना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके अलावा उन जिम्मेदारान का भी तयन किया जाएगा जिन्होंने अपने कौमी फराइज की अंजाम दही में मुबैना तौर पर कोताही बरती और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इंतहाई मरकजी जगह पर कायम रूजवेल्ट होटल को मुनाफा बख्श बनाने में अपना किरदार अदा नहीं किया, यानी एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। और इस हवाले से जब मिनिस्टर साहब थे तो हमने उनसे बड़ा बाकायदा तौर पे सवाल किया कि गिरा कट चले गए और कफन चोर आ गए, और सवाल क्या था और मिनिस्टर साहब कंफर्म क्या कर रहे हैं, जरा इसको गौर से सुनिएगा ना। एक होटल जो पिछले 99 साल से प्रॉफिट में था, अब वो क्या कहते हैं गिरा कट गया तो कफन चोर आ गया। वो पहले तो मामला कुछ और होते थे, यहाँ तो होटल पहली दफा लॉस में जाके और फिर पूरी कार्रवाई जो कि एक बाकायदा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का तरीका होता है कि गवर्नमेंट के साथ नेक्सस बना के पहले इदारों को बंद करो, उसको नुकसान में दिखाओ, फिर सस्ते दामों उनको खरीद लो और फिर आगे बल्ले ही बल्ले। और जो आपने ये MSDN पार्टनर्स का साथ कहा है कि जी हमने लायबिलिटी ले लिए, उस फर्म का काम क्या था? उनका काम यही है कि इस तरह की एंटिटीज को उठाओ और बाद में बेच दो, लायबिलिटीज उठाओ रियल एस्टेट की जिसको आपको नजर आए और उनको बाद में बेच दो, जो कि आपने कहा कि इसको रोक दिया गया अभी, लेकिन ये प्लान तो इन प्लेस था ना इसी तरह से। देखें जी, प्लान तो यकीनन था, मेलफ आईडी था, इस होटल पे नज़र थी, एक सेंट्रल प्रॉपर्टी है, ल्यूक्रेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारे लोगों की नज़र थी, लेकिन हमने सारों की नज़र बद से इसे महफूज रखा, इसे बचा लिया। तमाम लायबिलिटीज़ क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी बराह रास्त मालिक है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई आर्बिट्रेशन नहीं है। जी मिनिस्टर साहब, मेलफ आईडी थी, प्लान था, कुछ लोगों की नज़र थी, वो लोग आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? देखिए ऐसे लोग आपकी नज़र में? अरशद साहब, ये तो सरवर साहब को ही आगे भी एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और अगले इंटरव्यू में आप ये जरूर मेरी तरफ से भी सवाल पूछ लेगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है जी। उन्होंने बताया चेयरमैन PIA जो हैं आपके, उन्होंने एक गलत समरी भी मूव की और मिनिस्टर साहब ने वेरी कैंडिडली उसको माना भी कि मूव हुई थी, लेकिन उसको फिर रेक्टिफाई, क्योंकि मिनिस्टर साहब बैठे थे, उन्होंने पकड़ ली और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब गलत काम होने नहीं देते, चेयरमैन PIA ने समरी मूव की थी और मिनिस्टर साहब ने पकड़ी, उस गलत काम को सही किया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। तो चेयरमैन PIA साहब अपने इनिशिएटिव पे ये समरी उठा के ले आए थे आपकी इजाजत के बगैर? ये एक प्रोसीजरल जाती इंटरेस्ट था इसमें, उनके कोई दोस्त यार तो नहीं थे? प्रोसीजरल लैप्सेस थे, उन्हें डायरेक्टली उन्होंने समरी इनिशिएट की जो डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन को गई, जो कि नहीं जानी चाहिए थी, उसे वाया एविएशन डिवीजन आना चाहिए था। यही हमारा ऑब्जेक्शन था और वो रेटिफाई हो गया हमारा ऑब्जेक्शन। जो चेयरमैन PIA, आप ये तो कंफर्म करना कि उन्होंने गलत एक इकदाम किया जो कि बाद में रेक्टिफाई हुआ? एक चीज गलत थी, उस पर हमारी एक वैलिड ऑब्जर्वेशन थी और वो रेक्टिफाई हो गई, तो एक वो चीज खत्म हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज तो कंफर्म किया। जी मिनिस्टर साहब, समरी भी आपको पता है ना, आसान काम तो नहीं है, आप खुद मिनिस्टर हैं, क्या प्रोसेस होता है कैसे, और आपकी मिनिस्ट्री में भी एक दफ़ा कोशिश हुई कि बाईपास कर दिया जाए, लोगों ने किया, आपने भी रोक लिया, ये काम तो करने की कार्रवाइयाँ लोग डालते हैं। देखिए अरशद साहब, एक तो ये कि ये सरवर साहब की वजारत है तो ही इज़ द कंसर्न मिनिस्टर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली बताऊंगा कि
कि जो चेयरमैन हैं अरशद मलिक साहब PIA के, वो एक इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, तो उसकी डिग्निटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए मिस्टेक्स होती है, मुझे नहीं पता बेचने के लिए किसने कहा था गलत समरी मूव करने के लिए। मैं आपको बताऊं जो मुझे याद आता है, जब इनिशियली मैन इज नॉट जज्ड बाय हिज इंटेंशंस, बाय हिज एक्शंस। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए अरशद मलिक साहब बहुत अच्छे होंगे, हमने भी प्रोग्राम किए थे कि जनाब बहुत अच्छे काम करें, ये गलत काम किया तो ही शुड बी आंसरेबल फॉर दैट। मेरी बात सुने अरशद साहब, मेरे वो रिश्तेदार तो है नहीं, मेरे भी रिश्तेदार नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब इनिशियली ये बात हुई थी, जो मुझे याद पड़ता है वो ये था कि कई चीजें जो प्रॉपर्टीज थी, जो एक्सेस थी या ज्यादा थी या जिनकी जरूरत नहीं थी, उस पर एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक जर्नलाइज कैबिनेट में डिस्कशंस हुई थी कि उनको इनलिस्ट किया जाए, साइड पे किया जाए, समरी की जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उसके हवाले से मुझे एग्जैक्टली याद है कि ये बहुत पुराने वक्तों की बात है, मतलब 6-8 महीने साल पहले की बात है। आई डोंट रिकॉल। तो बहुत अच्छी, अच्छा लेकिन आप बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। लेकिन अगर आप मुझसे एक इंडिविजुअल फेडरल मिनिस्टर के हिसाब से पूछेंगे तो मैं आपको ये अभी वापस रिकन्फर्म करूंगा कि अरशद मलिक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेपुटेशन, उसकी उनकी डिग्निटी और ऑनेस्टी, उन्होंने गलत काम किया चाहे मिस्टर ए हो, बी हो, सी हो। सर देखिए मुझे एग्जैक्टली irrespective of that whether it is अरशद मलिक और ए और बी और सी और अरशद शरीफ और फैसल बाडा, if they do something wrong, move a wrong summary, they are answerable for that। सब मैं ना चेयरमैन हूं जो मुझे आप डांट रहे ना, मैं सर्वर हूं, मैं गुस्ताखी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैं मुझे पता है आप पाकिस्तान में जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें ऐसी चीजें अगर हैं तो मुझे ये कैबिनेट में कहीं नहीं याद कि ये बताया गया हो किसी की तरफ से, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर, कि ये समरी को बाईपास करके गलत समरी बना के पुट अप किया गया है। रूजवेल्ट के ऊपर जो कर्जा था, ये इस गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि वो कर्जा हमने इन मुश्किल हालात में कोविड के दौरान पे ऑफ कर दिया है। इसकी पूरी मलकियत पाकिस्तान की है और ये PIA की रिकमेंडेशंस के ऊपर बंद किया गया है, क्योंकि अभी वहाँ ट्रैवल और ये सब चीज़ें बंद है। US के अंदर कंपेरेटिवली हालात ख़राब हैं, बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि रिसेशन आया हुआ पूरी दुनिया के अंदर, प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत डाउन हुई है और ये हमारी बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है। जॉइंट वेंचर करेंगे अब आप इस पे? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं। आप लिख के देंगे कि जॉइंट वेंचर नहीं होगा इस पे? सर मैं वजीर आजम तो नहीं, लेकिन आज की तारीख बाकी सारी चीजें तो लिख के दे देते हैं। मिनिस्टर साहब चेयरमैन सेनेट नहीं जाएगा, लिख के दे देते हैं, फलाना ये होगा, लिख के दे देते हैं, ये लिख के दे देंगे जॉइंट वेंचर नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ आप लिख के दे दें, आप नहीं लिखेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं हॉट सीट पे आ जाऊंगा। नहीं, उसकी वजह ये है कि आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि नाज़रीन इसकी वजह ये है, बल्कि मैं आपको सुना देता हूं। वजीर आजम के एक SPM में ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको एक और गलत टास्क फोर्स बना के इसका हिस्सा बनाया गया, जो कि फिर बाद में पॉइंट आउट होने पे रेक्टिफाई हुआ। और क्या कहा था उन्होंने 18 जून 2020 को, और फिर मैं आपको कहानी ट्रैक डाउन भी करूंगा। ये आइए सुनते हैं JV का उन्होंने क्या कहा था और JV होना है इस पे, सुनते हैं। जो एतराज़ भी उठ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद सरवर साहब ने शायद वो सही तरीके से समझ नहीं सके। अभी तो उस पर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, उसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल लग सकता है। बेचना तो ना प्राइम मिनिस्टर बेचना चाह रहे हैं, ना सरवर खान साहब बेचना चाह रहे हैं, ना जुल्फी बुखारी बेचना चाह रहे हैं, ना PIA बेचना चाह रहे हैं। एक JV का प्रोस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट से तक पहुंचने के लिए प्राइवेटाइजेशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एविएशन मिनिस्ट्री है, एक टास्क फोर्स बनी हुई है खाली एडवाइस करने के लिए, क्योंकि सरवर खान साहब ने तो कोई डेवलपमेंट नहीं की हुई टेक्सला के बाहर। तो ये मुश्किल है कि वो जाके न्यूयॉर्क के पता नहीं कि क्या है। अब जो उसमें है रजाक दाऊद साहब, मैं हूँ, फाइनेंस है, CCOP में भी हम लेके गए एक दफ़ा। तो उसमें जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो समझते हैं। उनका खाली काम है एडवाइस करना। जो हम करना चाह रहे हैं कि पहले हम कह रहे हैं कि ज़रा क्लीन एंटिटीज़ बनाए कि हमें नज़र आए, कौम को नज़र आए कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेचना ना बेचना, लीज करना ना करना, ये तो बात की बातें हैं, इसमें तो हम अभी तक उस तरफ जा ही नहीं सकते। रोजवेल्ट जिस तरीके से चल रहा है, ना PIA का फायदा है, ना आप लोगों का फायदा है। नाज़रीन आपने देखा रूजवेल्ट जिस तरह चल रहा है, ना आपका फायदा है ना PIA का फायदा है। 99 साल तक वो प्रॉफिट में चलता रहा, अब आके फायदा नहीं है आपका। वजह JV होना है। बल्कि दोबारा ये रील साहब सुनाएंगे JV होना है, कैसे होना है, सुनते हैं जरा। एक JV का प्रोस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट से तक पहुंचने के लिए प्राइवेटाइजेशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एविएशन मिनिस्ट्री है, एक टास्क फोर्स बनी हुई है खाली एडवाइस करने के लिए, क्योंकि सरवर खान साहब ने तो कोई डेवलपमेंट नहीं की हुई टेक्सला के बाहर। जी नाज़रीन, और काबीना के आप जितने भी दस्तावेजात उठा के देख लें, जब से ये इलीगल टास्क फोर्स बनी जिसमें SAPM ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसका कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस धंधे में, और जिसको बाद में काबीना ने खुद डी नोटिफाई किया,
पहले दिन से जेवी की बात हो रही है और आखिर तक जेवी की बात जा रही है और आज फैसल वाडा साहब भी लिख के नहीं देंगे। साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक तो प्रपोजिशन थी, प्रपोजल्स थे, इस पर कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होती। आई विल बी वेरी फेयर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए सर, मेरी वजारत नहीं है, मेरी वजारत की आप कोई चीज़ देते, मैं लिख के देता। मैं कलेक्टिव हम आपको बुलाते भी इसीलिए कि काबीना में आप और भी बहुत से मामला उठाते हैं, जैसे आज भी आपने बहुत सी चीजें पॉइंट आउट की और प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज अप्रिशिएट्स के आप आज की तारीख में ना जेवी हो रहा है ना ये बिक रहा है, एज सिंपल एज, और उसमें कर्जा उतार दिया गया। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं और प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कंफर्म कर रहा हूं। चलें, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाद इसी मौजू पे बातचीत शुरू करेंगे कि जब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को यह प्रपोजल दिया गया था तो उन्होंने इसे टर्न डाउन किस वजह से किया था। एक वफ़े के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि परमानेंट या आर्जी होता है, अभी डिसाइड होना शायद बाकी है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। इससे पहले कि नाज़रीन दूसरे मौज़ूआत पे बात करें, प्रोग्राम जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से आगाज करते हैं और रूजवेल्ट का जो जेवी का प्रोस्पेक्ट है, जिस हवाले से वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट, जो कि एक इलीगल रॉन्गफुल बनाई हुई टास्क फोर्स जिसको काबीना ने खुद डी नोटिफाई किया, पहले दिन से उसका हिस्सा थे और उन्हीं का प्रपोजल जेवी का क्या था, आइए देखते। एक जेवी का प्रोस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट से तक पहुंचने के लिए प्राइवेटाइजेशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एविएशन मिनिस्ट्री है, एक टास्क फोर्स बनी हुई है खाली एडवाइस करने के लिए, क्योंकि सरवर खान साहब ने तो कोई डेवलपमेंट नहीं की हुई टेक्सला के बाहर। जी नाज़रीन, और सरवर खान साहब ने तो क्योंकि डेवलपमेंट नहीं की हुई तो उन्हें इंटरनेशनल जेवीज वगैरह का पता नहीं होगा, जो कि मुझे भी नहीं पता, हम लोग तो इस मामला को समझते नहीं, तो वो हम समझेंगे ज़रूर। लेकिन सरवर खान साहब ने अपनी ही हुकूमत में बैठे हुए लोगों को जब हमने सवाल किया कि गिराकट चला गया और कफन चोर आ गया, तो क्या उन्होंने जवाब दिया, आइए देखते हैं। एक होटल जो पिछले 99 साल से प्रॉफिट में था, अब वो क्या कहते हैं, गिराकट गया तो कफन चोर आ गया। वो पहले तो मामला कुछ और होते थे, यहाँ तो होटल पहली दफा लॉस में जाके और फिर पूरी कार्रवाई, जो कि एक बाकायदा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का तरीका होता है कि गवर्नमेंट के साथ नेक्सस बना के पहले इदारों को बंद करो, उसको नुकसान में दिखाओ, फिर सस्ते दामों उनको खरीद लो और फिर आगे बल्ले ही बल्ले। और जो आपने ये MSDN पार्टनर्स का साथ कहा है कि जी हमने लाइबिलिटी ले लिए, उस फर्म का काम क्या था? उनका काम यही है कि इस तरह की एंटिटीज को उठाओ और बाद में बेच दो, लाइबिलिटीज उठाओ रियल एस्टेट की जिसको आपको नजर आए और उनको बाद में बेच दो, जो कि आपने कहा कि इसको रोक दिया गया अभी, लेकिन ये प्लान तो इन प्लेस था ना इसी तरह से। देखें जी, प्लान तो यकीनन था, मेलाफ आईडी था, इस होटल पे नज़र थी, एक सेंट्रल प्रॉपर्टी है, ल्यूक्रेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारे लोगों की नज़र थी, लेकिन हमने सारों की नज़र बद से इसे महफूज रखा, इसे बचा लिया। तमाम लाइबिलिटीज़ क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी बराह रास्त मालिक है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई आर्बिट्रेशन नहीं है। आपने सुना तो बतौर साबिक वज़ीर आज़म आपके सामने ये चीज़ें जेवी का क्या प्रोस्पेक्ट है और इसमें होता क्या है जेवी में? देखिए, ये मुख्तलिफ बातें चलती रहती हैं। सबसे पहले जो बात समझने वाली है कि आप पे पेपरा रूल्स अप्लाई करते हैं, तो आपको अगर जेवी करना है, जेवी के हज़ारों तरीके हो सकते हैं कि जेवी आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, आप क्या सोच रहे हैं, फिर आपने उसको मार्केट में फ्लोट करना है, फिर मार्केट का रिस्पॉन्स आएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, ये कोई वो बात नहीं है कि आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा बेचना है, जो कि ऐसी चीज़ बेचनी है। इसके अंदर चूंकि मैं 3 साल रूजवेल्ट होटल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ 97 से 99 तक, और इसका जो फ्री होल्ड था उसका तुम्हारा सिर्फ लीज होल्ड होता था। फ्री होल्ड मेरे ज़माने में लिया गया था और कोर्ट में लिटिगेट करके लिया गया था, हमें नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त से प्रॉपर्टी पाकिस्तान की मलकियत बनी, उससे पहले नहीं थी, सिर्फ हमारे पास लीज होल्ड था। तो अब अगर आपने जेवी में जाना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। जेवी नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में नेगोशिएट होते हैं, आप किसी प्राइवेट पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, 2-3 प्राइवेट पार्टी जिनके काम कुछ और है, कोई रियल एस्टेट में होगा, कोई और इसी तरह का धंधा होगा, किसी का लंदन में बड़ा कारोबार होगा, वो आगे कोई कंपनी कहेगा कि यार मैं पीछे से पैसे देता हूं, तुम जेवी बना लो, मैं केमन आइलैंड में कंपनी बनाता हूं, उसमें पैसे डाल दूंगा। वो तो करप्शन हुई ना। ये यहां कोशिश यही हो रही है कि
पीछे हम हो, आगे किसी को खड़ा कर दें, आपको वर्ल्ड क्लास कंपनी ढूंढनी पड़ती है जो इसमें आए। नॉर्मली ये कंपनीज बिड प्रोसेस से नहीं आती। हमारा यही तजर्बा रहा है, जब भी इसको बेचने की कोशिश हुई है बिड प्रोसेस में लोग हिस्सा नहीं लेते। तो ये नेगोशिएटेड चीजें हैं और इसके बायर्स बड़े लिमिटेड होते हैं। जेवी भी बड़ा लिमिटेड। जेवी आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये होटल है, इसकी यूज को चेंज करना इतना आसान नहीं है। होटल है तो आप जेवी पार्टनर ढूंढेंगे जो इन्वेस्ट करेगा, या आप खुद इन्वेस्ट करें या उससे इन्वेस्ट करवाएं। वो एक हिस्सा ले लेगा इस होटल की ओनरशिप का। उसके बाद आप एक कंपनी ढूंढेंगे जो होटल्स ऑपरेट करती हैं, वो होटल ऑपरेट करेगा, उससे आपका एग्रीमेंट होगा कि हमें कितने पैसे दोगे। वो भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमने किए हुए हैं। ये होटल पहले भी ऐसे ही चलता रहा है। तो अब या आप खुद इन्वेस्ट कर लें, मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट इस वक्त $150-200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस होटल में। वापस ऑलमोस्ट $150 मिलियन की तो अभी की है हुकूमत ने। जी, रिफर्बिशमेंट के लिए वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी होके कैसे बिड आउट करेंगे। इसमें आप ट्रांसपेरेंट डील होता हुआ देख रहे हैं इस पे? अभी तो फिलहाल हुकूमत ने रोका हुआ है, होटल बंद भी किया हुआ है और कह रहे हैं कोविड की वजह से बंद किया हुआ है। मैं तो जो अफराद देखता हूं जिसमें इन्वॉल्व है, तो ट्रांसपेरेंसी मुझे नजर नहीं आती। जिस किस्म के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये बड़ा प्रोफेशनल काम है। आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट फर्म पकड़नी पड़ेगी जो स्ट्रक्चर करेगी ट्रांजैक्शन को और फिर उसको बिड आउट करेगी और फिर उसको करेगी। और मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि ये प्रोसेस के फेलियर के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी चीजें बिड प्रोसेस से नहीं होती, नेगोशिएटेड प्रोसेस से होती हैं और नेगोशिएटेड प्रोसेस हमारे पेपरा रूल्स में अलाउड नहीं है। अच्छा, शाहिद खाकान भाई साहब, आप खुद भी 97-98 का आपने जिक्र किया, उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज साहब ने भी कोशिश की कि जी इसको बेच दो। जरदारी साहब की हुकूमत में भी ये कोशिश हुई। 2012 में मियां मंशा साहब ने ये प्रपोजल दिया, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हाँ जी बेच दो और कर्जे उतार दो। ये वो प्रपोजल है जो अरसा दराज से चला आता है। आप जब वजीर आजम थे, मैं खबरें देख रहा था, ये खबर आई कि जी आपको भी एविएशन डिवीजन ने प्रपोजल दिया कि जी PIA के कर्जे उतारने तो रूजवेल्ट बेच दें। ये हर एक को ये रूजवेल्ट होटल ही क्यों नजर आता है कि PIA के कर्जे उतारने के लिए, और आपने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक? क्या वजह है? मैं PIA के भी चेयरमैन रहा हूं और रूजवेल्ट का भी चेयरमैन रहा हूं। रूजवेल्ट इस वक्त मुझे आइडिया नहीं है, लेट से आप बहुत पैसा भी अगर बिकता है $1 बिलियन का बिक जाएगा, फिर उस पर टैक्सेस लग जाएंगे। $1 बिलियन कम से कम बिक जाएगा ये। मैं वैसे कह रहा हूं, लेट से मुशर्रफ दौर में तो ये कीमत लगी थी जब इवैल्यूएशन हुई थी। 98 में इसकी वैल्यूएशन $180 मिलियन की थी। हमें उस वक्त 340 बिलियन की एक प्राइवेट ऑफर आई थी, लेकिन हम उसको नहीं बेच सकते थे। मैंने उसको बोला हम आपको नहीं बेच सकते। और आप हैरान होंगे कि वो शख्स क्या खरीद रहा था। उसका होटल में इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट उस कंपनी में था जो होटल ओन करती है, क्योंकि उसके पास उस कंपनी के कोई $400 मिलियन के लॉसेस थे। वो लॉसेस खरीद रहा था। तो ये मैं ये बता रहा हूं, ये ट्रांजैक्शंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ब्लैक मनी वाइट करनी थी। नहीं, ये लॉसेस है ना। आप एक कंपनी खरीद, इसके अंदर लॉसेस हैं। वो लॉसेस आपके पास अगर प्रॉफिटेबल एंटिटीज हैं, आप वो लॉसेस राइट ऑफ कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, उनके प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो वो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है। जो रियल एस्टेट की वैल्यू, जो बेस्ट एस्टिमेट उस जमाने में 180 था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज वो बिलियन हो गया होगा। जब आप बिलियन से टैक्सेस निकालेंगे आपको 600-700 मिलियन मिलेगा। PIA इस वक्त लॉस जो PIA का है वो $400 से $500 मिलियन पर ईयर है। तो PIA ये एसेट अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि आप मुल्क के वजीर आजम भी रहे और आप एक सक्सेसफुल एयरलाइन चला भी रहे हैं, PIA को आप सही नहीं कर सके, आपकी एयरलाइन माशाल्लाह वो नुकसान में नहीं जाती, तो ये PIA पे क्यों नहीं अप्लाई? आप मुझे PIA दे दे, मैं चला दूंगा। मसला क्या है? आपको क्या समझ? मसला गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कारोबार नहीं कर सकते, इतनी बात है। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? आप मुझे PIA दे दें एज अ प्राइवेट एंटिटी, मैं आपको ठीक कर दूंगा। इश्यूज क्या आते हैं पब्लिक सेक्टर में? इश्यूज क्या आते हैं, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। आप जहाज, एयरलाइंस का बेसिक एसेट जहाज होता है जो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। हर एयरलाइन 3-4 साल का प्रोसेस करती है और वो ढूंढती है कि हमें कौन सा जहाज लेना है। अब PIA में आप ये नहीं कर सकते। PIA में आप लिखते हैं मुझे 180 सीट का जहाज चाहिए। लोग हंसते हैं दुनिया में। आप अखबार में ऐड देते हैं, ना एयरबस लिख सकते हैं ना बोइंग लिख सकते हैं। आप लिखते हैं मुझे 180 सीट का जहाज चाहिए।
अब 180 सीट के जहाज में कौन सा इंजन है, कौन सी एवियोनिक्स है, कौन सी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर हजारों चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ती, वो आप नहीं कर सकते। तो उससे वहीं से मामला शुरू होता है। और फिर हर जगह हर तरीके से प्राइवेट सेक्टर में तो आम कारोबार नहीं चलता, एक फैक्ट्री नहीं चलती। ये तो एविएशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे दुनिया का डिफिकल्ट बिजनेस है। 2-2.5% के ऑपरेटिंग मार्जिन इस काम में होते हैं। वो 2-2.5% जो है वो अल्टीमेटली बिलियंस के प्रॉफिट्स बनते हैं या बिलियंस के लॉसेस बनते हैं, या बिलियंस के लॉसेस, लेकिन अक्सर प्रॉफिट ही बनते हैं। कोविड से लेकिन नुकसान तमाम एयरलाइन इंडस्ट्री को भी। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कोरोना वायरस भी आ रहा है, एनसीओसी की कुछ नई हिदायत भी आई हैं, उस पर अमल कैसे होगा, और गुजरांवाला जलसा मेन इशू क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब। जलसा हो रहा है गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को, जो एनसीओसी की नए हिदायतनामा आया है। सेकंड वेव ऑफ कोरोना आ रही है, आप कहते जी हुकूमत पहले लॉकडाउन नहीं करती, अब हुकूमत कह रही है कि सेकंड वेव आ रही है, एहतियात करे, तो ये जलसा चलेगा उसी तरह? ये जलसा तो होगा। सेकंड वेव कहाँ आ रही है? नंबर जो नंबर्स हैं, नंबर तो नहीं बढ़ रहे। हुकूमत कह रही या है तो नंबर छुपा रहे हैं, या जलसे पे हम, ये कोविड-19 नहीं है, ये कोविड-18 है। 18 तो था ही नहीं, कोरोना वायरस डिजीज 18 में तो नहीं थी। आया था ना, 18 में भी कोविड आया था। 18 में कौन सा कोविड आया था? जो हुकूमत में। अच्छा, आप तंजिया वो आप इसको लिंक कर रहे हैं उस हवाले ये से। कोविड-18 है, उसको तकलीफ है। बात ये नहीं है, आप नंबर्स बताएं ना कि आज गुजरांवाला में ही लॉकडाउन होना है, आज पंजाब में नंबर तो आपके हैं नहीं। या तो आप नंबर छुपा रहे हैं, वहां झूठ बोल रहे हैं, या आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। ग्रेजुअली नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेकंड वेव पूरी दुनिया में भी बढ़ रहे हैं। सर, दुनिया की बात हो रहा है, आपके नंबर्स निकाल लेते हैं। आपके नंबर्स रोज अखबार में छपते हैं। तो अब 500 के ऊपर चले गए, 500 पहले कम आना शुरू हो गए। पहले भी ऊपर थे, नहीं, पहले तो कम आना शुरू हो गए। अच्छा, अगर नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए तो आप रिकंसिडर करेंगे? देखिए, ये अवाम का फैसला है। अवाम आएंगे जलसे में, 2 दिन रह गए, कोई ऐसा कोविड का जो नया खतरा नहीं है। यहाँ पर कहाँ पर पहले भी लॉकडाउन हुआ है, मुझे बता दें। लॉकडाउन सिर्फ दुकानें बंद हुई, स्कूल बंद हुए, ये चीजें बंद हुई। एसओपीज फॉलो करेंगे जलसों में? जी, एसओपी फॉलो करेंगे, बिल्कुल। मास्क पहनेंगे, फासला रखेंगे, फासला भी देंगे। ओके। अगर कोरोना ऐसा आ गया, हमें तो नजर नहीं आता, हुकूमती नंबर के हिसाब से नजर नहीं आता, न अस्पतालों में कोई नए लोग आए हैं। तो अब हुकूमत को अचानक कोरोना। अवाम पहले जलसे से एक्सपेक्ट क्या करे आपके? देखिए, जलसा तो एक एहतजाज का जरिया होता है, अवाम मोबिलाइजेशन है। ये शुरू हुआ है, ये पहला जलसा है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चलता रहेगा सिलसिला। और एंड उसी पे होगा जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी। जी, इंशाल्लाह जी। जलसों से कब हुकूमत गई है? आप तो खुद सियासत के प्रैक्टिशनर हैं, कोई एक मिसाल जलसों से गई हो? देखिए, इतनी गिरी हुकूमत पहले कभी नहीं आई। ये तो हुकूमत नाकाम हो चुकी है ना। इससे पहले जो हुकूमतें थी, कुछ स्पेस होती थी उनके पास, कुछ अवाम को इतनी तकलीफ नहीं थी। आज जितनी तकलीफ अवाम को है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आपके पास सोल्यूशंस क्या? ये रिवर्स कर लेंगे आप लोग आगे सारी चीजें? कैसे रिवर्स करेंगे? क्या फॉर्मूले हैं जो तकलीफ अवाम को है? क्योंकि महंगाई तो एक ग्रेजुअल पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, डिवैल्यूएशन हमेशा से बढ़ती जा रही है। इसको कौन रोकता है? हुकूमत। हुकूमत तो नाकाम है, हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। अब वज़ीर आज़म ने आज भी काबीना में डिस्कस किया है, 60 टाइगर फोर्स की ड्यूटीज भी लगाएंगे ये कंट्रोल करने के लिए। नहीं, आप खुद भी हंस रहे हैं। मैं बड़ा सीरियसली सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपके ख्याल में टाइगर फोर्स कंट्रोल करेगी महंगाई को? पता नहीं, एक आइडिया है। देखिए, मार्केट फोर्सेज हैं, सप्लाई डिमांड के इश्यूज हैं, डॉलर की डिवैल्यूएशन के इश्यूज हैं। ये टाइगर फोर्स का काम नहीं है। ये बड़ी संजीदगी से मामले तय होते हैं। कैबिनेट और ईसीसी में पहला एजेंडा पॉइंट महंगाई होता है। जरा सी मूवमेंट भी हो, आप उसको एड्रेस करते हैं। यहां पर तो आटा 35 से 75 हो गया, चीनी 53 से 115 हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो फिर आप नहीं रोक सकते। इसलिए इसको बड़ी संजीदगी से मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो अपने रिकॉर्ड पे खड़े हैं, हमने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान लिया था। तो ये भी कहते हैं ना कि आपके दौर में ऐसी माइंस लगाई गई हैं मईशत में जो अब जगह जगह आके फट रही हैं, और जहां वो पाँव रखते हैं वो फट जाती है माइन। आईडीज लगा के गए थे आप लोग। ये भी नई इस्तिलाह है। पहले नहीं, डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने कही थी जी? और उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि डॉक्टर अशफाक हसन साहब इकोनॉमिस्ट हैं कि जगह जगह इसहाक डार साहब ने लैंड माइन लगाई और नहीं वो आइडेंटिफाई कर देना कौन सी लैंड में क्या
ग्रोथ लैंडमाइन होता है? क्या लो इन्फ्लेशन लैंडमाइन होता है? क्या मुल्क के जो फिजिकल इश्यूज को एड्रेस करना, एफबीआर के रेवेन्यू को डबल करना, ये लैंडमाइन होता है? बता देना कौन सी लैंडमाइन है। इसहाक डार साहब पे एक बात हमेशा की जाती है, एक बात, उन्होंने जी रुपये को डिवैल्यू नहीं किया, ठीक है, यही बात सबसे उनके खिलाफ ये बात आती है। आपने डिवैल्यू कर लिया ना, सब कुछ तबाह कर दिया, तो इसहाक डार ठीक थे या आप ठीक हैं? ये थोड़ी डिबेट इस पे नहीं, डिबेट से बैठते हैं कर और लें। डॉक्टर अशफाक से हम ये लैंडमाइंस भी पूछते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर सके और मुफाहमत के इशू पे डिलीवर नहीं कर सके, ये मुफाहमत आप किसके साथ करना चाह रहे थे? नहीं, ये तो हम टॉक शोज में सुनते हैं मुफाहमत की सियासत। टॉक शोज में? मुफाहमत, हाँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा ने आसमा जी के इंटरव्यू में, और बड़ा क्लियर सवाल है और जवाब क्या है, आइए देखते हैं। क्या वजह हुई कि वो मुफाहमत चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अंदर चले गए और आप मज़ाहमत चाहती हैं और आप बाहर हैं? ये तो जवाब अब लेना पड़ेगा ना। तो मियां साहब ने उनको पूरा मौका दिया कि हो सकता है कि ये भी डेमोक्रेसी है ना, कि अगर कोई समझता है कि वो शायद और कोई तरीका बेहतर हो सकता है तो उसको भी आजमा लिया जाए। लेकिन फिर आखिर में तो जो एक पूरा स्टांस था उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने दिल से उसके ऊपर लब्बैक कहा, और आज इसीलिए क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर सके मुफाहमत पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसलिए अब वो अंदर चले गए। नहीं, वो मुफाहमत है एक सोच की। मुफाहमत कोई ज़ाती मुफाहमत नहीं है कि मुझे कोई फ़ायदा मिल जाएगा। मुफाहमत ये है कि मुल्क को चलाएं, ये मुफाहमत है। तो लेकिन वो जो शहबाज जुबैर शरीफ साहब कोशिशें कर रहे थे और DGISPR ने कहा था कि ये तो मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के केसेस डिस्कस करे, तो रास्ता दिखाया कि एक पार्लियामेंट है, एक अदालतें लीगल मामलात के लिए, तो उनकी मेहरबानी और रास्ता दिखा दिया, तो रास्ता भी नजर तो आ इसलिए गया। फिर मुफाहमत की जगह नहीं, मुफाहमत ये देखिए, ये मुफाहमत कभी होती नहीं है। मुफाहमत ये है कि हम जब असेंबली में आए, ज्यादा राय थी कि मत जाएं, रिग्ड इलेक्शन असेंबली में ना जाएं, हमने फैसला किया जाने का। हमने कोशिश की कि मुल्क के मामलात चलते रहे, पार्लियामान चलता रहे। जब वो मफलूज हो गया, हमने पूरी कोशिश की, हमने फैटफ तक कोशिश की, फैटफ तक कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म पान शाहिद खाकान भाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का।